हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है वो भी आप इस कोर्स को पढ़कर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे GTV पर क्वेश्चन अब पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, और RBI, SIDBI, SEBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, 5 ईयर प्लान, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कंसेप्ट इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी आपको इसमें मटेरियल मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कोर्स बाय करने से पहले आप उन्हें भी देख सकते हैं, अगर आप आइडिया पाना चाहते हैं कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स का भी और बैंकिंग अवेयरनेस का भी अलग अलग बाय करना होता है। 1 साल की वैलिडिटी है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और आपके सामने कोर्सेज दिख जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी की ट्रांसशिपमेंट योजना विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? द विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट, इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस हैं पोर्ट ब्लेयर, कारवार, भुवनेश्वर या फिर तिरुवनंतपुरम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which of the following countries is hosting the तालिस्मान सबिर 2024 एक्सरसाइज? निम्न में से कौन सा देश तालिस्मान सबिर 2025 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर पहली बार एक मल्टीलेटरल तालिस्मान सबिर 2025 मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। 2025 का जो एडिशन है इस तालिस्मान एक्सरसाइज का, ये 11th एडिशन है और इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस, हर तरह की एक्सरसाइज सम्मिलित रहती है। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज इन 2024? 2024 में दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोग करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर होगा? सही या किस स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 3rd। तो आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज़। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ही है। अच्छा, दूसरे पर चाइना है कंज्यूमिंग के मामले में, फिर तीसरे पर इंडिया है, चौथे पर रशिया, पाँचवें पर सऊदी अरब। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और 5.05 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल यूटिलाइज कर रहा है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो 5% शेयर है भारत का कंज्यूमिंग करने में, ऑयल कंज्यूम करने में। और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड बन जाएगा ये 2030 तक।
टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें हम 2024 में, यहाँ पर अभी हम ऑयल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। यूएसए है, सऊदी अरब है, रशिया है, कनाडा है, इराक, चाइना, यूएई, ब्राज़ील, ईरान एंड कुवैत, ये प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और अगर हम ऑयल कंज्यूमिंग की बात करें तो यूएसए, चाइना, भारत तीसरे पर, फिर जापान, रशिया, सऊदी अरब, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड कनाडा। Which city has been honored with membership in WHO's Global Network of Age-Friendly Cities? WHO के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ में किस शहर को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कोझिकोड। कोझिकोड सिटी है केरल में। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल किया गया है। कोची और कोझिकोड अलग अलग सिटीज़ हैं, याद रखना। जो ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इस तरह के शहरों को जोड़ता है जहाँ पर जो एज फ्रेंडली सिटीज़ होती हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर सोशल इन्वायरमेंट हो। देखिए, भारत ने कई तरह की पॉलिसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ओल्डर पर्सनस के लिए। एक तो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पीपल्स है 1999 की, नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन है 2011 की। अच्छा, केरल की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, उनकी संख्या केरल में सबसे अधिक है पूरे देश में, 12.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हु वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है सुभाषिस बोस। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF अवार्ड्स 2025 हाल ही में भुवनेश्वर में संपन्न हुए। सुभाषिस बोस इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, वहीं सौम्या गुगलोथ इन्हें विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2024-25 सीजन के लिए। खालिद जमील ये बेस्ट मेंस कोच हैं और सुजाता कार ये बेस्ट विमेंस कोच का सम्मान इन्हें दिया गया। विशाल कैथ ये बेस्ट गोलकीपर मेंस सेक्शन में, और इलंगबम पंथोई चानू ये विमेंस कैटेगरी में बेस्ट गोलकीपर रही। ब्रिसोन फर्नांडिस ये मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, और तोइबिसाना चानू ये भी मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। AIFF प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैं। What is India's revised growth projection for financial 26 according to S&P Global Ratings? S&P Global Ratings के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 6.3%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल 26 के लिए उसको 20 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया और 6.3% अब बताया है, और फाइनेंशियल 27 के लिए 30 बेसिस पॉइंट से कट करके 6.5% बताया है। अच्छा, लास्ट मंथ की शुरुआत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल 26 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% बताई थी। Who among the following has been given charge of the monetary policy department at RBI? निम्न में से किसे RBI में मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पूनम गुप्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिप्टी गवर्नर्स के पास पोर्टफोलियोज़ हैं उन्हें रिजिक किया है, यानी कि थोड़ा चेंज किया है। पूनम गुप्ता को मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 7 अदर डिपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। M राजेश्वर राव ये भी डिप्टी गवर्नर ने 6 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग भी है। डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को 12 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें सेंट्रल सिक्योरिटी सेल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, फिनटेक, ये सब हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन इन्हें कंज्यूमर एजुकेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन और भी 4 अदर डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की रूलिंग पीपल्स एक्शन पार्टी ने 14th कॉन्जिक्यूटिव विन अपनी जीती है नेशनल इलेक्शंस में। लॉरेंस वोंग जो कि हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, अपनी सीट पार्लियामेंट में रिटेन कर पाए हैं। देखिए, जब से सिंगापुर को इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली 1965 से, तभी से पीपल्स एक्शन पार्टी यहाँ पर पावर में है। और जो ये PM लॉरेंस वोंग है, इन्होंने ली जिंग लूंग को सक्सीड किया था प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पर। Which institute organized the international conference Shaping the Energy Future Challenges and Opportunities?
किस संस्थान ने ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियाँ और अवसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। और एनर्जी एंड केमिकल सेक्टर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इन सब बारे में डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट एडिशन जो इस कॉन्फ्रेंस का होता 2017 में हुआ था और इस बार 7th एडिशन था, जिसका थीम रहा कैटेलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स। Who has India nominated as its candidate for Director of the Radio Communication Bureau at the ITU? भारत ने ITU में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार नामित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है M रेवती। भारत ने M रेवती, जो कि जॉइंट वायरलेस एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, इन्हें अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर। कहाँ पर? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो है ITU का, ये ग्लोबल रेडियो फ्रिक्वेंसी, सैटेलाइट ऑर्बिट्स, इनको रेगुलेट करता है। ITU आप सभी जानते हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है और ओल्डेस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, 1865 में स्थापना हुई थी। विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025? किस भारतीय राज्य ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। तो मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है और 6600 करोड़ रुपए का टारगेटेड इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 2030 तक शिप इंडस्ट्री में। और महाराष्ट्र पहला राज्य बना है हमारे देश में जिसने इस तरह की पॉलिसी जो है जारी की, यानी कि कंप्लीट डेडिकेटेड पॉलिसी शिप बिल्डिंग के लिए जारी की है। अगर हम देखें तो ग्लोबल शिप बिल्डिंग में चाइना 50% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एक लार्ज हब है शिप बिल्डिंग का चाइना, और फिर जापान और साउथ कोरिया भी आते हैं। भारत का शेयर केवल 1% है। और अगर हम शिप बिल्डिंग की बात करें तो भारत 21वें नंबर पर आता है। शिप रिपेयर की बात करें तो 20वें नंबर पर आता है। हालांकि अगर हम शिप रिसाइकलिंग की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। इंडियाज़ रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन लेंथ इज नाउ। पुनर्गणना के बाद भारत की तटरेखा लंबाई अब है? सही आंसर ऑप्शन डी है 11,098.81 किलोमीटर। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो रिकैलकुलेट की गई है और अब ये 11,098.81 किलोमीटर बताई गई है। पहले 7561.60 किलोमीटर बताई गई थी, यानी कि 3537.21 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है या 47.6% बढ़ी है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन की मैथोडोलॉजी है उसको चेंज किया गया। 1970 के बाद से ही 7561 किलोमीटर हम पढ़ते आ रहे हैं कोस्ट लाइन। अच्छा, अगर हम लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है और इसकी कोस्ट लाइन बढ़ चुकी है 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की बढ़ी है 357%, 157 से बढ़कर 721 किलोमीटर। तमिलनाडु की भी बड़ी है, आंध्र प्रदेश की भी बड़ी है, हालांकि पुडुचेरी के घटी है, 4.9 किलोमीटर रही है। What is the title of the film selected from Satyajit Ray Film and Television Institute for the 78th Festival de Cannes? 78वें फेस्टिवल डी कांस के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से चयनित फिल्म का शीर्षक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अ डोल मेड अप ऑफ क्ले। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता ने अ डोल मेड अप ऑफ क्ले जो फिल्म है इनकी घोषणा की है कि इसको एंट्री मिली है 78th फेस्टिवल डी कांस में और लास्ट सिनेफ सेक्शन में इसको दी गई है, जगह दी गई है। मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है कोकोब गेब्रेवेरिया टेस्फेरे, जो कि यूथोपियन स्टूडेंट है इस सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में। प्रोड्यूस किया गया है साहिल मनोज इंगले के द्वारा। पायल कपाड़िया इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स इंडियाज डब्ल्यू पावर लिस्ट इज फेमस इन विच फील्ड? फोर्ब्स इंडिया की डब्ल्यू पावर सूची में शामिल पायल कपाड़िया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है सिनेमा एंड फिल्म मेकिंग। फोर्ब्स इंडिया ने लॉरियल पेरिस के साथ मिलकर डब्ल्यू पावर यानी कि विमेन पावर 2025 लिस्ट जारी की है, जिसमें 20 एक्सेप्शनल सेल्फ मेड विमेन जो भारत में हैं उनके नाम दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, जैसे बिजनेस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक सर्विस। अगर उनमें से हम 4 के नाम देखें तो डॉक्टर गीता
गोपीनाथ है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रही। और मनु भाकर स्पोर्ट्स से संबंधित है, आप जानते हैं, शूटिंग से। पायल कपाड़िया, ये जो है सिनेमा और आर्ट सेगमेंट में आती हैं, फिल्म मेकर हैं, ठीक है। तो बाकी 20 के नाम आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये 3 इनफ है। A high-level committee under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah has approved what amount for disaster mitigation projects for various states. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 3027.86 करोड़ रुपए। A high-level committee, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह की चेयरमैनशिप में 3027.86 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो कि अलग अलग स्टेट्स के लिए हैं। इस कमेटी में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रही, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी भी रही हैं। तो हाई लेवल कमेटी ने प्रोजेक्ट जो है 12 मोस्ट ड्रॉट प्रोन स्टेट जो हैं, जहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती हैं, उनके लिए 2022.16 करोड़ रुपए भी दिए हैं, जिनमें से सेंट्रल शेयर 1200 करोड़ रुपए का रहेगा। 12 स्टेट्स के नाम हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। Where were the maiden flight trials of DRDO's stratospheric airship platform conducted? DRDO के stratospheric airship platform का पहला उड़ान परीक्षण का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, श्योपुर, मध्य प्रदेश। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है श्योपुर में, मध्य प्रदेश में। इसको डेवलप किया गया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, आगरा, उत्तर प्रदेश में, और 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक इसको जांचा गया है। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज़, इन सभी को देखता है, इन पर सुपरवाइजन अपना रखता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। वेयर इज पैटर्न आइलैंड? फिलीपींस। द ड्रिंक रूह अफ़ज़ा इज फ्रॉम विच ब्रांड? हमदर्द, इंडिया। IT मेजर कॉग्निजेंट इज बेस्ड आउट ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। झेलम, रवि, सतलुज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? इंडस रिवर। What is the theme for World Intellectual Property Day 2025? Answer is IP and music. Feel the beat of IP. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? हु इज द ऑथर ऑफ द अनडाइंग लाइट? हु इज द चेयरमैन ऑफ NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज? वेयर वॉज इंडियाज 450th पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इनोग्रेटेड? विच कंट्री लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सीक्योर टू एक्सट्रैक्ट कार्बन डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।